सोचो, एक साल में 12 महीने है ही नहीं। कैसा लगेगा? व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक टाइम था जब ये एक्चुअली सच था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस टाइम पे एक हफ्ते में 7 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन होते थे। एंड गेट दिस, हर दिन का नाम भी अलग था, वो भी फसलों और सब्जियों पे, जैसे गाजर डे, टमाटर डे, अंगूर डे। नहीं, ये कोई जोक नहीं है। दिस वॉज द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि लोगों ने पूरा का पूरा कैलेंडर ही बदल दिया? आज़ादी के लिए ऐसी क्या दीवानगी थी कि वक्त को ही बदलना पड़ गया? तो चलिए आज समझते हैं आज़ादी की उस दीवानगी को, उस जोश को, उस दहशत को जिसने फ्रांस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्रांस का नया दौर, आज़ादी, दहशत और विरासत। इस जर्नी में हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी एक मोनार्की, एक सल्तनत बस कुछ ही सालों में राख हो गई और उसी राख से एक नए रिपब्लिक ने जन्म लिया। ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजा का अंत कैसे हुआ। फिर हम रेन ऑफ टेरर यानी दहशत के राज के अंधेरे दौर में चलेंगे। उसके बाद हम उन औरतों की आवाज़ सुनेंगे जिनके लिए आज़ादी अधूरी रह गई। और आखिर में हम समझेंगे कि इस पूरे रेवोल्यूशन की लेगेसी क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कहानी शुरू होती है एक राजा के अंत से। सदियों से चली आ रही मोनार्की का सूरज अब डूब रहा था और उसकी जगह एक नए रिपब्लिक यानी गणतंत्र का जन्म हो रहा था। फ्रांस एक बिल्कुल नए चैप्टर में एंटर कर रहा था। और आप देखो कि चीजें कितनी तेजी से बदलीं। अगस्त 1792 हजारों साल पुरानी मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया। जस्ट लाइक दैट द किंग वॉज नो लॉन्गर किंग। सिर्फ एक महीने बाद सितंबर में फ्रांस ने खुद को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और उसके बस 4 महीने बाद जनवरी 1793 में किंग लुई XVI को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये सिर्फ पावर का ट्रांसफर नहीं था, ये एक पूरे एरा का अंत था। अब ये चेंज कितना बड़ा था, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, मोनार्की यानी राजशाही एक ऐसे स्कूल की तरह है जहां प्रिंसिपल का बेटा ही नेक्स्ट प्रिंसिपल बनेगा। डजंट मैटर कि वो केपेबल है या नहीं, पावर इनहेरिटेड है। लेकिन एक रिपब्लिक या गणतंत्र उस स्कूल की तरह है जहां स्टूडेंट्स वोट करके अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। पावर लोगों के हाथ में है। फ्रांस ने यही दूसरा रास्ता चुना था। तो रिपब्लिक का सीधा सा मतलब है जनता का राज, एक ऐसा सिस्टम जहां कोई किंग या क्वीन नहीं होता, लीडर्स को लोग खुद चुनते हैं। और ये आइडिया उस टाइम पर इतना रेवोल्यूशनरी था कि इसने पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स की नींव हिलाकर रख दी थी। और इस रेवोल्यूशन के एक बहुत बड़े लीडर थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। उनका ये कोट उस टाइम की सोच को बिल्कुल साफ दिखाता है। द किंग मस्ट डाई सो दैट द कंट्री कैन लिव। यानी राजा को मरना होगा ताकि देश जिंदा रह सके। उनके लिए जब तक राजा जिंदा था, रिपब्लिक का आइडिया हमेशा खतरे में था। ये लाइन बताती है कि ये लोग अपने नए देश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और यहाँ है इसका व्हाई इट मैटर्स। इस सोच का असर आज भी दिखता है। जब भी कोई देश एक डिक्टेटर को हटाकर डेमोक्रेसी लाता है तो उनके सामने सेम सवाल खड़ा होता है, पुराने सिस्टम के सिंबल्स के साथ क्या करना है। ये डिलेमा फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। रिपब्लिक तो बन गया, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में कहानी एक बहुत ही डार्क टर्न लेती है। फ्रांस अब एंटर कर रहा था एक ऐसे दौर में जिससे हिस्ट्री दहशत का राज या द रेन ऑफ टेरर के नाम से जानती है। ये टाइम था 1793 से 1794 का, बस एक साल से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन इस एक साल में इतनी वायलेंस हुई, इतने मैसेकर्स और पब्लिक एग्जीक्यूशंस हुए कि पूरा फ्रांस कांप उठा। ये आज़ादी के नाम पर फैलाई गई दहशत थी। तो सवाल ये है कि आज़ादी के दीवाने अचानक इतने ब्रूटल क्यों हो गए? इसके पीछे था डर, फियर। सोचो, फ्रांस उस वक्त चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया जैसे देश हमला करने को रेडी थे। देश के अंदर सिविल वॉर जैसा माहौल था। राजा के सपोर्टर्स रिवोल्ट कर रहे थे और जो आम लोग थे ना, सैंसक्लॉट्स, वो और भी रेडिकल एक्शन चाहते थे। तो पूरे माहौल में एक डर बैठ गया था कि कहीं ये नई नवेली आज़ादी हाथ से निकल ना जाए। और इसी डर के एटमॉस्फेयर में रॉबेस्पियर ने इस टेरर को जस्टिफाई किया। उनका कहना था, टेरर इज नथिंग मोर देन स्पीडी, सिवियर एंड इनफ्लेक्सिबल जस्टिस। इट इज एन एमनेशन ऑफ वर्च्यू। यानी दहशत कुछ और नहीं, बस एक तेज और कठोर इंसाफ है।
उनके हिसाब से रिपब्लिक के दुश्मनों को खत्म करने के लिए ये कठोर न्याय जरूरी था। एक तरह से ये देशभक्ति का ही एक रूप था। अब उनके इस आइडिया के पीछे जनरल विल या सबके भलाई का कॉन्सेप्ट था, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत डेंजरस साबित हुआ। चलो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो एक फैमिली है, सबने मिलकर डिसाइड किया कि घर की भलाई के लिए अब से सब हेल्दी खाना खाएंगे। साउंड्स गुड राइट? लेकिन फिर घर का एक मेंबर खुद को हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देता है और कहता है कि हेल्थ ही क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। जल्द ही वो हर उस इंसान को घर से निकालने की धमकी देता है जो पिज़्ज़ा या बर्गर की बात भी करता है। कहता है कि ये लोग फैमिली के दुश्मन हैं। बस एग्जैक्टली यही फ्रांस में हुआ। रोबेस्पियर और उसके साथी सबकी भलाई के नाम पर हर उस इंसान को खत्म करने लगे जो उनसे थोड़ा सा भी डिसएग्री करता था। और ये सब ना बहुत सिस्टमैटिकली किया गया। एक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई गई जिसका काम था देश के दुश्मनों को आइडेंटिफाई करना, स्टेप 1। फिर एक लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स लाया गया जिसके अंडर किसी को भी सिर्फ शक की बुनियाद पर अरेस्ट किया जा सकता था, स्टेप 2। इसके बाद एक रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में एकदम फास्ट ट्रैक ट्रायल होता था जहां सफाई का मौका ऑलमोस्ट 0 था, स्टेप 3। और आखिर में स्टेप 4 एक ही सजा थी, मौत बाय गियोटिन। गिलोटीन ये एक मशीन थी जिसमें एक बहुत हैवी ब्लेड तेजी से नीचे गिरता था। आयरॉनिकली इसे एग्जीक्यूशन का एक ह्यूमेन तरीका माना जाता था क्योंकि ये पल भर में काम खत्म कर देती थी। लेकिन बहुत जल्द ये मशीन फ्रेंच रेवोल्यूशन की दहशत का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस दौर में 17,000 लोगों को गिलोटीन से मारा गया। जस्ट थिंक अबाउट दैट नंबर, 17,000। और इसके अलावा हजारों लोग ऐसे ही मार दिए गए या जेलों में मर गए। ये आज़ादी की एक बहुत बड़ी और खूनी कीमत थी। तो यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं, पॉज एंड थिंक। अगर आप रॉक्सपेयर की जगह होते और आपका देश टूटने की कगार पर होता तो क्या आप देश को बचाने के लिए ऐसी दहशत को जरूरी समझते? क्या अच्छे इंटेंशंस गलत मेथड्स को जस्टिफाई कर सकते हैं? लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स। और इसका व्हाई इट मैटर्स क्या है? ये डिबेट आज भी जिंदा है। नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम। एक देश को सेफ रखने के लिए लोगों की आज़ादी पर कितनी पाबंदी लगाना ठीक है? ये सवाल द रेन ऑफ टेरर ने सबसे पहले इतनी शिद्दत से दुनिया के सामने रखा था। इस पूरे रेवोल्यूशन में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर औरतों ने भी पूरा हिस्सा लिया था। उन्होंने सड़कों पर प्रोटेस्ट किए, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और आज़ादी के लिए लड़ी। लेकिन जब राइट्स मिलने की बारी आई तो उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। रेवोल्यूशन का नारा तो बहुत फेमस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड। पर एक बहुत बड़ा सवाल था, ये सब किसके लिए? क्या ये राइट्स सिर्फ मर्दों के लिए थे? और ये डबल स्टैंडर्ड इन 2 डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल साफ दिखता है। देखो, 1789 में आया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, जिसने सिर्फ मर्दों को राइट्स दिए। इसके जवाब में 1791 में एक बहुत ही ब्रेव एक्टिविस्ट ओलिम्प दे गौगुस ने अपना डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन लिखा। उन्होंने साफ साफ डिमांड की कि जो हक मर्दों को मिल रहे हैं वही सेम हक औरतों को भी मिलने चाहिए। और उनका ये कोट हिस्ट्री में अमर हो गया। ओलिम्प दे गौगुस ने कहा, अ वुमन हैज द राइट टू माउंट द स्कैफोल्ड, शी मस्ट possess इक्वली द राइट टू माउंट द स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। सोचो कितनी पावरफुल बात है। उनका पॉइंट था कि अगर एक औरत को देश के खिलाफ काम करने के लिए मर्दों की तरह मौत की सजा मिल सकती है तो उसे देश के लिए बोलने और काम करने का भी मर्दों की तरह ही हक मिलना चाहिए। पर सैडली उनकी इस ब्रेवरी की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उन्हें भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। तो आखिर में औरतों को क्या मिला? देखो, कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स तो हुए। गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी हो गई, डिवोर्स लीगल हो गया और जबरदस्ती शादी पर रोक लग गई। ये सब अच्छा था, लेकिन जो सबसे बेसिक पॉलिटिकल राइट्स थे वो उन्हें नहीं दिए गए। राइट टू वोट, नो। राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, नो। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, नो। इक्वालिटी का प्रॉमिस औरतों के लिए अधूरा रह गया। और इसका व्हाई इट मैटर्स ये है कि ओलिम्प दे गौगुस की लड़ाई ने आने वाली जनरेशन्स के लिए विमेंस राइट्स मूवमेंट्स की नींव रखी। आज दुनिया भर में जो औरतें अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं उसी आवाज़ को आगे बढ़ा रही हैं जो ओलिम्प ने उठाई थी। ओके, सो ये रेवोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट बदलने के बारे में नहीं था। इसका एम था फ्रांस के लोगों की डेली लाइफ, उनकी सोच, सब कुछ बदल देना। ये सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। जैसा हमने शुरू में बात की, एक नया कैलेंडर आ गया।
पुराने कानून जैसे सेंसरशिप, फ्यूडल टैक्सेस, चर्च टैक्सेस सब खत्म। नए सिंबल्स आ गए, आज़ादी की लाल टोपी, ट्राई कलर फ्लैग। यहाँ तक कि लैंग्वेज भी बदल दी गई। अब कोई सर या मैडम नहीं था, सब एक दूसरे को सिटोयन या सिटोयेन कहकर बुलाते थे, यानी सिटीजन। ये दिखाने के लिए कि अब सब बराबर हैं। तो नए कैलेंडर्स और नए नारों के बीच दहशत का दौर भी खत्म हुआ। लेकिन इस पूरे रेवोल्यूशन ने दुनिया को विरासत में, लेगेसी में क्या दिया? चलिए इसके आखिरी और सबसे लास्टिंग इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ आती है कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। जुलाई 1794 में जिस रॉबेस्पियर ने दहशत का राज चलाया था, उससे भी उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। और उसके साथ ही द टेरर वाज ओवर। इसके बाद फ्रांस पर एक डायरेक्टरी ने रूल किया। इसे एक ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह समझो जिसके 5 लीडर हैं और सब अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट फेल ही होगा, और बस यही फ्रांस में हुआ। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया एक यंग मिलिट्री जनरल ने, नेपोलियन बोनापार्ट। सो ये डायरेक्टरी क्या थी? ये 5 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और इसकी सबसे बड़ी पहचान थी इसकी कमजोरी। ये देश को आगे ले जाने में फेल हो गई। और हिस्ट्री हमें बार बार यही सिखाती है, जब भी सिस्टम कमजोर होता है तो अक्सर एक डिक्टेटर के लिए रास्ता बन जाता है। नेपोलियन के केस में बिल्कुल यही हुआ। आज़ादी की लड़ाई एक नए डिक्टेटर के रूल पर आके खत्म हुई। लेकिन इन सब अप्स एंड डाउन्स के बावजूद इस रेवोल्यूशन ने दुनिया को एक प्राइसलेस लेगेसी दी। जो आइडियाज थे ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो फ्रांस से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। इसने दुनिया भर में डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंट नेशंस के मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। पूरे यूरोप में फ्यूडलिज्म खत्म होने लगा, और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन वो ह्यूमन राइट्स के लिए एक ग्लोबल मॉडल बन गया। तो ये सब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? Why does it matter to you and me? क्योंकि हर बार जब आप वोट देने जाते हैं, या फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, या जब आप सुनते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, तब एक्चुअली आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की उसी लेगेसी को जी रहे होते हैं। ये आइडियाज जिनके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी, आज हमारे मॉडर्न सोसाइटी की फाउंडेशन है। तो हम इस सफर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस रेवोल्यूशन ने दुनिया को राइट्स का अनमोल आइडिया दिया, नो डाउट, लेकिन उसकी कीमत हजारों लाखों जिंदगियां थीं। एट व्हाट कॉस्ट? तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आज़ादी और समानता के लिए ये कीमत जायज़ थी? इस पर सोचना